नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। कल हमने प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात, जो ये कहानी सन 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका, प्रेमचंद जी की माधुरी पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। तो इसका कुछ भाग हमने कल पढ़ लिया था, उससे आगे आज देखेंगे। तो ये कहानी मानव के आर्थिक शोषण और समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें क्या है? मानव का आर्थिक शोषण और समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ये अलकू नामक एक मूल पात्र है जो अपनी कमाई के 3 रुपये इकट्ठे करके रखता है और सोना मांगने आता है तो उसे दे देता है। और जाड़े के दिनों में पूस की रात कंबल लाने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था, यानी पौष मास। तो वहाँ जबरा कुत्ता उसके खेत में वह सोया हुआ है खाट के नीचे। वे दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और उस समय कुछ किसी आने का आठ सुनाई देती है, किसी के आने की। जबरा खेत के चारों तरफ दौड़ता है और भौंकता रहता है, लेकिन अलकू है ठंड के मारे वहाँ सोता है, वह उठता ही नहीं है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, इससे आगे पढ़ेंगे। 1 घंटा और गुजर गया। अब जबरा भौंकता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, करते हुए उसके हृदय में अरमान की बातें उछल रहा था। उसके हृदय में, किसके? अलकू के हृदय में नहीं, जबरा के हृदय में, सॉरी, जबरा के हृदय में वो अरमान की बातें करते हुए उछल रहा था। तो 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया और ठंडी हवाएं चलने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। अब हल्कू उठ तो खड़ा हुआ, लेकिन वापस बैठ गया तो घुटनों के बल पर, और सिर को घुटनों के नज़दीक ले गया और एकदम ठिठुर कर बैठ गया। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो। ऐसा जान पड़ रहा था कि ठंड से उसके शरीर में जो रक्त है वह जम गया हो। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? आकाश की ओर देखा और कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। तो सप्तऋषि 7 ऋषि तारों का जो समूह है अंतरिक्ष में, आकाश में उन्होंने देखा, तो वे आकाश में आधे भी ऊपर नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कई सवेरा होगा। जब सब ऋषि ऊपर चढ़े हुए दिखाई देंगे तब क्या हो जाएगा? सवेरा हो जाएगा। अभी पहर से ऊपर रात है। अभी तो पहर से भी, एक पहर से भी ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। अब हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर एक आम का क्या था? बाग था, बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई। पत्ते गिर रहे थे, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो पत्ते नीचे गिर रहे थे। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चल कर पत्तियाँ बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। अब हल्कू ने ये समझा कि जाकर वह पत्तियाँ बटोरूं, इकट्ठा करूं और उन पत्तियों को जलाकर वह खूब तापूं। रात की कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। अब मैं वहाँ बगीचे में जाकर अगर पत्तियाँ टटोरूंगा तो पत्तियाँ टटोरते हुए कोई किसी ने देख लिया तो कोई ये समझेगा कि बगीचे में कोई भूत है क्या। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जा रहा है। अब कौन जाने कोई जंगली जानवर ही वहाँ बगीचे में छिप कर बैठा हो, लेकिन अब नहीं रहा जाता। अब पत्तियाँ बटोरने जाना ही पड़ेगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए हुए गोबर का कंडा उपला
तो हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम मिलाने लगा। अब जबरा ने उसे हल्कू को देखा तो वह जबरा भी उसके पास गया और जाकर वह दुम मिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। जबरा के लिए है, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे। अब यहाँ पे टाटे हो जाएंगे यानी गर्म होना। तो टाटे हो जाएंगे, जाकर पत्तियां सुलगाते हैं, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात है। हल्कू ने कहा। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और जबरा ने कू कू किया और उनकी बात में, हल्कू की बातों में सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। अंधकार में निर्दयी पवन, वह क्या, पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। बगीचे में मेहंदी के फूल उगे हुए थे तो वहाँ से हवा के साथ मेहंदी के फूलों की भी खुशबू आई। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कई जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। अब हल्कू ने कहा, तुम्हारी नाक में भी क्या सुगंध आ रही है, क्या महक आ रही है मेहंदी के पत्तों की। और जबरा को कई जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां का ढेर लग गया, हाथ ठिठुरे जाते थे। ठंड ज़्यादा थी तो पत्तियां इकट्ठा कर रहा था तो हाथ ठिठुर रहे थे। नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। इसी अलाव में पत्तियां का ढेर किया था तो इसी अलाव में अलाव करके ठंड को जलाकर क्या कर देगा, भस्म कर देगा ताप से। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर वाली वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अब अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अथाह जिसकी कोई था ना हो, गहराई ना हो, तो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अथाह सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ रहा था। तो जैसे उन्होंने हल्कू ने पत्तियों को इकट्ठा करके जलाया तो वह आग सुलग रही थी। तो ऐसे लग रहा है अंधकार में जो वो प्रकाश ऐसे दिख रहा था जैसे कोई समुद्र में नौका चल रही है, जहाज चल रहा हो। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। आज क्षण में उसने उसने दौड़ उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तो जैसे अलाव किया तो वह पैर लंबे कर दिए और दोनों पाँव को लंबा करके मानो वो ऐसे कर रहा है जैसे ठंड को ललकारा, क्योंकि गर्मी होने लगी थी ताप से। तेरे जी में आए सो कर, अब ठंड को कह रहा है तेरे जी में आए सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। ठंड की असीम शक्ति पर उन्होंने विजय पाई ताप से, और वह ऐसे जैसे उसके हृदय में नहीं समा रही थी। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? अब अलाव करते हुए हल्कू ने जबरे से कहा। जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? पहले से आपको उपाय सूझना चाहिए, नहीं तो ये ठंड इतनी देर हमें नहीं लगती। जब्बर ने पूछ हिलाई, अच्छा आहो इस अलाव को कूद कर पार करें। हल्कू ने कहा, देखिए कौन निकल जाता है। अब अलाव को कूद कर पार करे, देखिए कौन निकलता है। अब वो खेल रहे
जबरा और अलकू दोनों। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। अगर आप जल गए और बस भी गए तो मैं दवाई नहीं कराऊंगा। कौन कह रहा है? अलकू कह रहा है। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। जबरी कुत्ते ने उस अग्नि की ओर देखा। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। और ये कहते हुए उछल गया अलाव के ऊपर से और अच्छे से वहाँ से उस अग्नि को पार करके निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। थोड़ी सी लपट लगी थी आग की, लेकिन वह विशेष नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हो गया। आग के इर्द गिर्द घूमकर वह उसी के पास खड़ा रह गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार से उस पार चला गया। पत्तियाँ जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। जो अलाव किया था, पत्तियाँ जल कर राख हो गई थी और बगीचे में फिर से क्या अंधकार छाने लगा। अब जैसे ही पत्तियाँ जलाई थी तो उसके प्रकाश से उजाला हुआ था, लेकिन जलकर वह समाप्त हो गई, राख बन गई, तो वापस वो अंधकार हो गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। जैसे ही हवा चलती थी तो हवा लगती थी उस राख के, तो वह राख है उसमें गर्माहट होती थी और ताप तेज होता था। पर एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी, और जैसे ही हवा रुकती थी तो वह उसकी तपन है वह कम हो जाता था। अलकू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। अलकू ने चादर ओढ़ी और गर्म राख के पास से बैठकर गीत गाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जैसे उसके बदन में गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे वायु ठंडी होती गई, ठंड ज़्यादा होने लगी, तो वह गर्माहट है उसके शरीर से कम होने लगी और आलस से दबाए लेता था। ऐसा लग रहा था उसमें आलस बढ़ रहा था ठंड से। जबरा जोर से बुक कर खेत की ओर भागा। अलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। जैसे अलकू भागा भौंकते हुए तो यहाँ पे जबरा भागा भौंकते हुए, तो अलकू को ऐसे आभास हुआ जैसे कोई खेत में किसी जानवरों का झुंड आया है। शायद नीलगायों का झुंड था, शायद वह झुंड नीलगायों का आया था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। अलकू को साफ सुनाई दे रही थी। जानवरों के दौड़ने कूदने की जो आवाज़ें हैं सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। फिर अलकू को ऐसा मालूम हो रहा है कि वह जानवर क्या कर रहे हैं, खेत में फसल खा रहे, चर रहे हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। लेकिन उसे आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और उस जानवरों के चरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वह नहीं गया और उसने ये सोचा कि जबरा के होते खेत में कौन आ सकता है। नौच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। अब नौच ही डाले, मुझे ये भ्रम हो रहा है कि खेत पूरा नष्ट न कर ले। नहीं, सॉरी, यहाँ पे जबरा के आते कोई जानवर नहीं आ सकता, तो जबरा उन्हें नौच डालेगा। किसको? जानवरों को। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। अब तो कोई नहीं सुनाई दे रहा है। अभी तो थोड़ी देर आवाज़ सुनाई दे रही थी, फसल के खाने की, चरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी समय पश्चात अलकू को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास न आया। अब जबरा भुगते ही रहा, लेकिन वह अलकू के पास आवाज़ देने पर भी नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका।
उसे अपनी जगह से हिलना झर लग रहा था। अब उसको अपनी जगह से हिलना झर लग रहा था। किसको? हल्कू को। कैसा दयाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहज जान पड़ता। अब जाड़े ऐसी सर्दियों में खेत में जाना, फसल की रखवाली करना और जानवरों के पीछे दौड़ना हल्कू को कतई पसंद नहीं था, उसे असहज लग रहा था। वह अपनी जगह से न हिला, वहीं बैठा रहा। अब खेत में नीलगाय का झुंड आया और उसकी फसल खाकर नष्ट कर रहा था और जबरा जानवरों को भौंक रहा था। फिर भी हल्कू है ठंड के मारे आलसी होकर वहीं बैठा हुआ था। उसे वहाँ खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असहनीय लगता था। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जबरा फिर भौंक रहा था। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। अब फसल तैयार है जानवरों के लिए, खेत में चर रहे थे। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। अब देखो फसल अच्छी थी, पकी हुई थी, बड़ी हुई थी, लेकिन ये जो जानवर है क्षण भर में क्या कर दी, सारी फसल को खाकर नष्ट कर दी। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। अब हल्कू फिर भी खड़ा हुआ पशुओं को निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके हृदय में ऐसा ठंडा हवा का झोंका लगा जैसे किसी बिच्छू ने डंक लगाया हो। और ऐसा हवा का झोंका लगते वह वापस तुरंत भागकर अलाव के पास बैठ गया और पत्तों के अलाव के पास जाकर बैठ गया और तपन करने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था और जबरा भौंकते रह रहा था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और नील गाय है वह फसल को खाए जा रही थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अब हल्कू गर्म राख के पास बैठा हुआ था और उधर दूसरी तरफ नील गाय है वो खेत को क्या कर रही थी, नष्ट कर रही थी खाकर। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता ने उसे रस्सियों के भांति चारों तरफ से घेर रखा था। किसको? उसे हल्कू को। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया और राख के पास से सो गया, लेकिन उठ कर नहीं गया पशुओं को भगाने के लिए। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? अब मुन्नी आ गई, सुबह धूप आ गई थी और वह उठा भी नहीं और मुन्नी आई और उसे जगाया कि क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तुम यहाँ आकर रम गए, सो गए और उधर सारा खेत है वह चौपट हो गया, नष्ट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? अब हल्कू ने कहा, क्या खेती से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया नहीं, पड़े रहना। तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया, पड़े रहना। तो वह मड़ैया डाल के सोया हुआ था, पड़ा रहा था। हल्कू ने बहाना किया। अब हल्कू देखो बहाना कर रहा है मुन्नी के आगे। अब खेत नष्ट हो गया तो मुन्नी की डांट सुननी पड़ेगी, तो अब यहाँ बहाना कर रहा है। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। अब देखो क्या क्या बहाना कर रहा है, मरते मरते बच गया। तुझे अपने खेत की पड़ी है और तुझे तो खेत की पड़ी है, मैं तो मरते मरते बच गया। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। अब पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द कि मेरा दर्द मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डाढ़ पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ। अब दोनों मुन्नी और हल्कू दोनों खेत पर गए और देखा कि सारा खेत है वह जानवरों ने उन्हें रौंद डाला है। और जबरा मड़ैया के नीचे
चित लेटा है मानो प्राण ही न हो। अब देखो चित होकर लेटा है, थक गया है, पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन अलकू उठकर नहीं आया। तो वह है वहाँ एक जगह जाकर, जब अलकू है सॉरी जबरा है, वह सोया हुआ है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर अलकू प्रसन्न था। अब खेत नष्ट हो गया, मुन्नी के मन में उदासी थी, लेकिन अलकू खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि अब उसे खेत में जाने का नहीं मिलेगा रात के समय में, ठीक है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, असहनीय लग रहा था जानवरों के पीछे दौड़ना वगैरह। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी, अब खेती नहीं, अब तुम्हें ये जो मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी, मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ेंगे। अलकू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, अब रात को ठंड में सोना ना पड़ेगा। ये प्रसन्न होकर कहा अलकू ने कि रात को ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खेत नष्ट हो गया था, जानवरों ने, नीलगाय ने खेत को नष्ट कर दिया था, और मुन्नी के मन में उदासी थी, लेकिन अलकू प्रसन्न था, क्योंकि उसे असहनीय लगता था रात के समय कड़ाके की ठंड में खेत पर जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना, ये उसे पसंद नहीं था। कहानी समाप्त हो गई। धन्यवाद।